दिन बच्चों, स्वागत है आपका दक्षिणाई क्लासरूम में। हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने इसके लेक्चर 6 कंप्लीट कर लिए। 6 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए। 6 लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे मानिए सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जब रेजिस्टेंस का था तो उसको कैसे सोल्व करना है, कैसे प्रोसीड करना है, उसके सवाल किस तरीके से करने हैं, वो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इस वाले लेक्चर में बच्चों हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए आपको उसमें देख के समझ में आएगा ही नहीं कि सीरीज है कि पैरेलल है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होंगे ना। हम उन्हें, हमारे पास कुछ कुछ तरीके हैं, हम उन तरीकों से उसको ईजी बनाएंगे उन सर्किट्स को। तो यही प्रोसेस हम इसके अंदर सीखेंगे। जब आपके यहाँ डिफिकल्ट सर्किट आए जो देख के आपको समझ में नहीं है सीरीज में है कि पैरेलल में है, उनका आर इक्विवेलेंट कैसे निकालना है, वो हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, मजा आएगा आपको। उसमें कई तरीके हैं, आप उसे एंजॉय करेंगे। आइए बच्चों शुरू करें। बच्चों अभी है ना, आपको कई बार सिमेट्रिकल सर्किट के सवाल आते हैं, मतलब जो देख के ना ही सीरीज में होते हैं ना ही पैरेलल में होते हैं, कुछ अजीब सर्किट होते हैं, कुछ सिमेट्री रहती है उसके अंदर, पर हम ये उसको सोल्व नहीं कर पाते क्योंकि ना ही वो एग्जैक्टली सीरीज में दिखाई देते ना ही पैरेलल में दिखाई देते। तो उसके लिए हमें कुछ पहले दिमाग लगा के देखना पड़ता है, भाई किसको हटाया जा सकता है, वो सब दिमाग लगाने वाला थोड़ा प्रोसीजर है। तो मैं पहले है ना आपको उस वाली चीज को मैंने एक पैटर्न में बना रखा है, एक तरीका बता रखा है। आप वो तरीका भी यूज कर सकते हैं या फिर जो बेसिक फंडामेंटल आप देख के ऑब्जर्व कर लीजिए, अच्छा इससे ये होगा, इससे ये होगा, उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। पर कई बार क्या होता है कि बच्चा एग्जाम प्रेशर के अंदर दिमाग नहीं लगा पाता, उस वजह से हम पहले तरीके पढ़ देते हैं। मैं पहले तरीके दिखा देता हूँ, फिर मैं दिखा दूँ वो तरीके क्यों बनाए गए, हमने क्यों वो तरीके बनाए हैं। तो इसके लिए आपको सर्किट मैं आपको दिखाता हूं, कैसे सर्किट दिखाई देंगे आपको, अजीबोगरीब सर्किट दिखाई देंगे जो आपको दिखेगा नहीं भाई सर ये ना ही सीरीज में है ना ही पैरेलल में है। सबसे पहले हम इसी सीरीज के सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, ये कंप्लीटली जुगाड़ बनाए गए, ये कंप्लीटली जुगाड़ है ताकि सवाल में आप फंसे ना। मान लो आप बहुत टफ सिचुएशन में, मान लीजिए आप बहुत प्रेशर में है, तब भी आपको एक तरीका पता हो भाई ऐसे ही सवाल होगा, उसमें आपको मतलब बहुत ज्यादा दिमाग न लगाना पड़े, सिंपलिसिटी से सवाल हो जाए, इस वजह से जुगाड़ बनाए गए हैं। इसके बिना भी एक्चुअल अप्रोच तो ऐसी थी आपके पास कि आप देख के जज कर सकते थे, मैं वो भी आपको सिखाऊंगा। पर एक बार पहले हम एक बार जुगाड़ पढ़ देते हैं। जैसे मान लीजिए क्या होना चाहिए, कुछ ऐसा सर्किट है, मान लीजिए आपके पास एक सर्किट दिखाता हूं मैं आपको, ऐसा सर्किट है। ऐसे क्या सर्किट है, ये रेजिस्टेंस भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, सब क्या बच्चों आपके पास आ रहा है। क्लियर? इस वाले पॉइंट का नाम ए है, इस वाले पॉइंट का नाम बी है, ये दो पॉइंट्स हैं आपके पास। आपको बोला गया आर ए बी निकालिए। क्या क्या निकालिए? आर ए बी। तो अब आप देखिए, आप जोर मार लो, आप सवाल प्रोसीड नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? बिकॉज ये दोनों सीरीज में मान लेंगे, चलो ठीक है, फिर ये दोनों पैरेलल में मान लेंगे, फिर ठीक है, फिर उसके बाद में क्या क्या करेंगे, इन दोनों क्या माने, कुछ नहीं मान सकते आप बेसिक से करके देखो, आप सीरीज पैरेलल से करेंगे, आपसे नहीं लेगा सवाल, ये फंस जाएगा सवाल। ऊपर मान लेंगे दोनों सीरीज में, फिर ये इसके पैरेलल में, यहां पे आके सवाल फंस जाएगा, इससे आगे सोल्व नहीं होगा ये सवाल। तो हमें कुछ ना कुछ में सोचना पड़ेगा। तो इसमें एक्चुअली लाइन ऑफ सिमेट्री का केस बन रहा है, मतलब हम कुछ अगर कुछ हो जाए, थोड़ा बहुत चेंज, किसी रिश्ते को हटा दें या फिर कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर दें तो बात बन जाएगी। अब वो किसको हटाना है, क्या करना है, वो कैसे समझ में आएगा, तो उसके लिए हमने पहले जुगाड़ बना रखा है। पहले जुगाड़ पढ़ रहे हैं, फिर मैं कंसेप्ट भी समझाऊंगा आपको। देखिए, लाइन ऑफ सिमेट्री अगर आपको चाहिए तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसी लाइन है, अबाउट लाइन ऑफ सिमेट्री। इसके लिए क्या होगा लाइन ऑफ सिमेट्री वाले केस में, अबाउट लाइन ऑफ सिमेट्री सर्किट शुड बी मिरर इमेज, सर्किट शुड बी मिरर इमेज। अबाउट लाइन ऑफ सिमेट्री सर्किट शुड बी मिरर इमेज, एक ऐसी लाइन जिसके और सर्किट क्या होना चाहिए, मिरर इमेज होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है इसकी। मतलब आपको कैसे पता लगेगा सर लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, तो अगर लाइन ऑफ सिमेट्री होगी तो एक ऐसी लाइन है वो जिसके और सर्किट क्या होगा बच्चों, सिमेट्रिक होगा। सेकंड बात अगर आप देखेंगे, सेकंड क्या है, इनपुट एंड आउटपुट पॉइंट, इनपुट एंड आउटपुट पॉइंट शुड बी mirror image of each other, should be mirror image of each other। एक ऐसी लाइन जिसके बाद सर्किट क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, मिरर इमेज होना चाहिए, और इनपुट और आउटपुट इमेज क्या होनी चाहिए आपके पास, जो इनपुट और आउटपुट पॉइंट है वो एक दूसरे की मिरर इमेज होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई? अगर ऐसा होता है, if above two conditions satisfy for a line, then that will be line of symmetry,
सर ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री मिले पर करना क्या है उससे? पहले तो ये देखिए इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ढूंढ के बता, लाइन ऑफ सिमेट्री कोई है क्या? क्या ये है लाइन ऑफ सिमेट्री? ये लाइन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है। क्यों नहीं है ये? पहली बात तो इसके अबाउट सर्किट मिरर इमेज है ही नहीं, ऊपर सिर्फ ऐसा है, नीचे कोई मतलब इसमें लाइन के अबाउट मिरर इमेज नहीं है ना यार, ऊपर ऐसे है नीचे ऐसे करके कुछ अलग है। तो कौन सी लाइन है लाइन ऑफ सिमेट्री? ये वाली है लाइन ऑफ सिमेट्री। कैसे? इस सर्किट के अबाउट, इस लाइन के अबाउट चेक कीजिए, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री हियर। ये क्या है बच्चों? लाइन ऑफ सिमेट्री। इसके अबाउट आप चेक कर लीजिए, जैसा सर्किट इधर है वैसा ही इधर है, जैसा इधर है वैसा इधर, आप चेक कर लीजिए पूरे में है। तो पहला पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है कि सर्किट है वो आपके पास में मिरर इमेज है, इधर वाला सर्किट इधर वाले की मिरर इमेज है। सेकंड कंडीशन क्या थी? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए बच्चों। दूसरी कंडीशन क्या थी? इनपुट और आउटपुट पॉइंट एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए। आप देखिए ये वाला ए पॉइंट बी पॉइंट की मिरर इमेज है, क्योंकि इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे है, मिरर इमेज है, मतलब ये वाला क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री है। मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री तो हमें देखना आ गया सर, लाइन ऑफ सिमेट्री की दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या? एक ऐसी लाइन जिसके अबाउट सर्किट क्या हो? सिमेट्रिक हो, या फिर आप बोल सकते हैं कि सर्किट एक दूसरे की मिरर इमेज हो। सेकंड वाला पॉइंट ये था कि इनपुट और आउटपुट पॉइंट एक दूसरे की मिरर इमेज होना चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। मिल गया सर लाइन ऑफ सिमेट्री। अब क्या करना है? इफ वी गेट लाइन ऑफ सिमेट्री, इफ वी गेट लाइन ऑफ symmetry, then branches which will carry equal current, branch, हमने क्या लिखा? if we get line of symmetry, then branches which are mirror image of each other, if we get line of symmetry, then branches which are mirror image of each other will carry equal current. सुनो मेरी बात को, अगर आपको मान लीजिए लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गया, तो जो ब्रांचेस एक दूसरे की मिरर इमेज है उनमें बराबर करंट जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसमें जितना करंट जाएगा उतना करंट इसमें जाएगा। सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी जा रहा है। ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो इसमें जितना करंट जाएगा उतना ही करंट इसमें जाएगा। ये दोनों आपस में मिरर इमेज है, मतलब इसमें जितना करंट जाएगा उतना ही करंट इसमें जाएगा। देख लीजिए, ये दोनों ब्रांचेस एक दूसरे की मिरर इमेज थी, दोनों में एक जैसा करंट जाएगा। ये दोनों मिरर इमेज थी, इन दोनों में एक जैसा जाएगा। ये दोनों मिरर इमेज है, इन दोनों में एक जैसा जाएगा। ये मिरर इमेज है, इनमें भी एक जैसा जाएगा। अगर इसमें कुछ ऐसा जा रहा है आपके पास, तो देखिए इसमें 3 डंडे, इसमें 3 बराबर शो किया है। यार इससे का मतलब क्या हुआ? अब इससे क्या बेनिफिट हुआ? इससे में ये बेनिफिट हुआ भाई साहब, अगर इसमें जितना करंट जा रहा है उतना इसमें जा रहा है, इसमें जितना जा रहा है उसमें इतना जा रहा है, तो भाई साहब जंक्शन का क्या मतलब है? जंक्शन का मतलब ही नहीं। अगर जितना इसमें जा रहा है उतना इसमें जा रहा है, इसमें जितना जा रहा है उतना इसमें जा रहा है, तो भाई जंक्शन का तो फायदा ही नहीं हुआ ना। तो क्यों ना आप जंक्शन को हटा दें? अगर हम जंक्शन को हटा दें तो हमें बेनिफिट मिलेगा। हम कैसे बना दें इस सर्किट को? हम बोल रहे हैं भाई साहब ऐसा था ये ऊपर वाला, ये रेजिस्टेंस यहां पे बना दिया, यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, ऐसा था। इस जंक्शन को हटा दो, इसका नाम क्या हो गया? ए, इसका नाम क्या हो गया? बी। सर जंक्शन को हटाने से क्या बेनिफिट है? जंक्शन को हटाने से ये बेनिफिट हो गया, अब सर्किट सोल्व हो जाएगा यार। ये जंक्शन दिक्कत कर रहा था, जंक्शन को हटा देंगे। देखिए ये दोनों सीरीज में, फिर ये कॉम्बिनेशन इसके पैरेलल में, फिर ये तीनों आपस में पैरेलल में, फिर सीरीज में। सिंपल सवाल, फिर सीरीज पैरेलल से सवाल सोल्व हो जाएगा अगर आपने ये हटा दिया तो। पर ये हटाया कैसे? हमने पहले चेक किया सर्किट में लाइन ऑफ सिमेट्री लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रहा था तो काम हो जा रहा था। क्लियर है? अब लाइन ऑफ सिमेट्री मिला, काम खत्म हो गया। अब देखिए, अब सोल्व कर देते हैं। अब इसका आर इक्विवेलेंट देखिए बच्चों, ये कितना बन गया? 2R बन गया, ये 2R बन गया, ये भी कितना बन गया? 2R बन गया। ये 2R और 2R पैरेलल में है तो R भी बन गया। ये R, फिर ये दोनों मिलके R बने, और ये भी R है, ये भी आपके पास R है, तो 2R 2R R, फिर R और R R/2, और R/2 और 2R, R/2 प्लस 2R कितना है आपके पास? दिस इज 5R/2। अरे सही है ये बात। R ये बना R/2, R/2 में 2R जोड़ो तो 5R/2। तो बच्चों ये ऊपर वाला पूरा सेटअप बन गया 5R/2, नीचे वाला बना 2R। अब आप इसको जोड़ दो, 5R/2 मल्टीप्लाई 2R डिवाइड बाई 5R/2 प्लस 2R। सोल्व करें तो कितना बन रहा है आपके पास? दिस विल बिकम 9 नीचे, और ऊपर बन रहा है 10R/9।
ऐसा रेजिस्टेंस आ गया आपके पास, कितना आ रहा है ये 10R/9 आ रहा है। क्लियर है इसके अंदर? फिर इसके अंदर भी बात सुनिए, आपको कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे अभी ये आपको मैं बोल रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा, आपने समझ में आ रहा नहीं समझ, आप खुद करके देखिए, आप कर पाएंगे इसको इजीली। तो मैंने ये बोला, जब भी आपको सर्किट देख के कुछ अजीब लगे तो आप चेक कीजिए कहीं उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। अगर लाइन ऑफ सिमेट्री है, जो बेनिफिट आप उसका उठा सकते हैं वो उठा लीजिए, वहां से सवाल क्या हो जाएगा आपके पास, आसान हो जाएगा। छापिए इसको। तो बच्चों ये सवाल है आपके पास, इसको आप ट्राई करके बताइए आप इसका आर इक्विवेलेंट निकाल पा रहे हैं क्या? क्या निकालना है हमें आर ए बी निकालना है। आर ए बी कितना आएगा आपको ये बताना है, करके बताइए। ठीक है, हम बोलेंगे हमेशा से लाइन ऑफ सिमेट्री ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है क्या? तो लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए दो कंडीशन थी बच्चों। पहली कंडीशन तो ये थी, एक ऐसी लाइन जिसके बोर्ड सर्किट सिमेट्रिक हो, मतलब इधर वाला पोर्शन उधर वाले की मिरर इमेज हो। और दूसरी बात क्या, जो कि इंपॉर्टेंट है, इनपुट और आउटपुट पॉइंट एक दूसरे की मिरर इमेज होना चाहिए। मतलब ये वाली मिली आपको लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब ये वाली क्या मिली बच्चों, लाइन ऑफ सिमेट्री। दिस इज LOS, लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इससे क्या होता है, अगर आपको लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाता है तो जो ब्रांचेस एक दूसरे की मिरर इमेज होती है उनमें सेम करंट जाता है, सेम करंट, इक्वल करंट नहीं, सेम करंट जाता है। इसका मतलब क्या, इसमें जो करंट जा रहा होगा वही करंट इसमें जा रहा है, इसमें जो करंट जा रहा है बच्चों आपके पास वही करंट इसमें जा रहा है, और इसमें जो करंट जा रहा है वो इसमें जा रहा है। इसका मतलब है जंक्शन का मतलब ही नहीं। जंक्शन का मतलब क्या होता है भाई, जंक्शन का मतलब ये होता है कि इसका करंट कुछ यहाँ चला जाता है, यहाँ चला जाता है, ऐसे कुछ चेंज होता है करंट पर, नहीं, सेम इसका करंट यहाँ पे चला जाता है, इसका करंट यहाँ पे चला जाता है, इसका यहाँ पे चला जाता है। बस जंक्शन को हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सर्किट बुरा नहीं मानेगा। अगर सर्किट बुरा ही नहीं मान रहा तो आओ अपने हटा देते हैं। आपने ऐसे बना दिया, इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये दोनों मिलकर बना दिया 2R। इन दोनों को हटा के आपको ऐसे अच्छा लग रहा तो एक काम करनी है, ऐसे बना देता हूं, ये R हो गया और ये R हो गया। क्लियर? यहां पे अगर देखेंगे तो ये R हो गया बच्चों, ये R हो गया, ये R हो गया, ठीक है। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो इसको हटा के ऐसे बना दिया R और R। अब ये सवाल आप कर पाएंगे इसलिए, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आपसे ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब तो सिंपल है, ये कैसे करेंगे सर, ये दोनों सीरीज में और फिर ये इसके पैरेलल में, सही, फिर ये दोनों सीरीज में, सिमिलरली नीचे वाला। आप पूरे को जोड़ के बताइए आर ए बी कितना आ रहा है, तो हम निकाल लेते हैं। चलो, ये एक्सप्रेशन बनेगा 2R और ये R, तो टोटल बन गया 2R/3, 2R/3 प्लस 2R, 2R/3 प्लस 2R आपको करना है, तो कितना बन गया ये 8R/3। तो ये एक्सप्रेशन 8R/3, ये नीचे वाला भी 8R/3, दोनों पैरेलल में, तो इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 4R/3। तो 4R/3 है एक टर्म, और ये वाला नीचे वाला 2R है आपके पास में, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, अच्छा इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन कितना आएगा बच्चों, दिस विल बी 8R डिवाइड बाय 6 और 4 10, दिस विल बी 4R/5, 4R/5। जो R A B आ रहा है बच्चों वो कितना आ रहा है आपके पास, 4R/5 आ रहा है। क्लियर है? तो यार ये सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं है, पर आपको चमकना चाहिए भाई साहब कि किसको हटाना है, किसको हटाना है। मतलब कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब देखिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसका मतलब कि इसमें और इसमें सेम करंट, इसमें और इसमें सेम करंट, इसमें और इसमें सेम करंट। इसका मतलब इस जंक्शन को उठा के ऊपर किया जा सकता है, इसको उठा के नीचे किया जा सकता है, ऐसा बनाया जा सकता है। अगर ऐसा बना लेंगे तो फटाफट सोल्व हो जाएगा। अगर ये आप इसको ऐसे ही रखेंगे तो आप इसमें आगे प्रोसीड कर सकते नहीं है। चमक गई बच्चों इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक और सवाल कीजिए आप, मैं सवाल देता हूं आपको। ऐसा कोई सवाल है आपके पास, दिस इज 5 ओम, दिस इज 10 ओम एंड दिस इज मान लीजिए ये कुछ आपके पास अगेन 20 ओम और ये 20 ओम, ठीक है। इसके बीच में कुछ रेजिस्टेंस है ऐसे, इसकी वैल्यू कुछ है 6 ओम और इसकी वैल्यू भी कुछ है 6 ओम। ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। आर इक्विवेलेंट निकालते हो ये बहुत जरूरी है कि आप कौन से पॉइंट्स के बीच में निकाल रहे हैं। तो आप बताइए इसमें आर ए बी कितना आएगा। मैं इस वाले पोर्शन को मिटा देता हूं ना, अगर आपने नहीं छापा है तो फिर आप छाप लीजिए, मैं इधर वाले को मिटा रहा हूं, फिर वो सवाल अपने सोल्व करेंगे। आप इस सवाल को अटेम्प्ट कीजिए। सेम वही कंसेप्ट,
क्या करना है हमें लाइन ऑफ सिमेट्री देख लेते हैं है कि नहीं। हाँ, हमें लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रही है। हमें क्या हो रहा है बच्चों, लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रही है। ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसके अबाउट देखिए सर्किट एक दूसरे की मिरर इमेज है, बिल्कुल सही बात। और इनपुट और आउट वाला पॉइंट भी आपस में मिरर इमेज है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, अब ये बोल सकते हैं जो मिरर इमेज में सेम करंट जाएगा, मतलब इसमें जो करंट जाएगा वही इसमें जाएगा, इसमें जो करंट जाएगा वही इसमें जाएगा, इसमें जो करंट जाएगा बच्चों वही इस वाली रेजिस्टेंस में जाएगा। इसका मतलब यार इसका जो करंट था वो यहां चला गया, इसका करंट यहां चला गया, इसका करंट यहां चला गया, तो इनको कुछ नहीं मिला। ये बेचारे वैसे के वैसे ही जाएंगे, इन दोनों कुछ मिला नहीं। अगर इन दोनों कुछ नहीं मिला मतलब इनका कोई काम नहीं है, इनको हटा दो। अगर आप इनको हटाएंगे तो इस सर्किट को ऐसे ड्रॉ किया जा सकता है। ये कितना हुआ, 5 ओम हुआ, ये वाला 5 ओम हुआ, ये 10 ओम हुआ, ये भी 10 ओम हुआ, ये कितना हुआ 20 ओम और ये 20 ओम। इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया पी। अब सवाल में कुछ नहीं बचा, फटाफट आप कर सकते हैं। ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी 10 ओम, ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी बच्चों 20 ओम, और ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी 60 ओम। सही है। अब 1/R इक्विवेलेंट लिख दो। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 सॉरी 40 प्लस 1/R3। आप एलसीएम ले लो, यहाँ पे 40 आ गया आपके पास, तो यहाँ पे आया 4 और फिर यहाँ पे 2 फिर 1, कितना है 7। तो दिस इज आर इक्विवेलेंट विल बी 40/7 ओम। लोग कई बार गलती कर देते हैं, 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल दी, जैसे आपने 7/40 आया, पहला ऑप्शन आपको दिखाई दिया 7/40 आपने टिक कर दिया, गलत है वो, 1/R इक्विवेलेंट है वो। हमें क्या चाहिए R इक्विवेलेंट, तो इसका उल्टा करना है 40/7। तो यहाँ पे गलती हो सकती है, थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। तो लाइन ऑफ सिमेट्री आपको समझ में आ गया बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसको छापिए, फिर अपने नेक्स्ट एक और सिमेट्री पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। पढ़िए, ठीक है बच्चों, करिए। बच्चों आपके पास सर्किट है और हमें अब की बार हम पढ़ रहे हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखिए, हो सकता है कुछ सवाल में लाइन ऑफ सिमेट्री मिले, कुछ में ना मिले। अगर आपको लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलती है तो आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री ढूंढिए। एक्सिस ऑफ सिमेट्री कई बार मिल जाता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए क्या कंडीशन है, पहले लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए क्या कंडीशन थी वो बताइए आप मुझे। सबसे पहली कंडीशन, एक ऐसी लाइन जिसके बाद सर्किट सिमेट्रिक होना चाहिए, सही। दूसरी बात क्या, इनपुट और आउटपुट एक दूसरे की मिरर इमेज होना चाहिए। एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए क्या कंडीशन है कि लाइन सॉरी सर्किट शुड सिमेट्रिक अबाउट दिस एक्सिस, वही सेम कंडीशन, उस एक्सिस के बाद सर्किट सिमेट्रिक होना चाहिए। पहली कंडीशन दोनों में मैच कर रही है। सेकंड में उसमें था कि इनपुट और आउटपुट दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होने चाहिए। यहां पे बच्चों बोला गया इनपुट एंड आउटपुट पॉइंट शुड लाई ऑन दिस लाइन, जो जिस एक्सिस को आपने बनाया है उसी एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट्स लाई करने चाहिए। लाइन ऑफ सिमेट्री में क्या था, इनपुट और आउटपुट एक दूसरे की मिरर इमेज होने चाहिए थे। यहां पे उसका उल्टा है कि इनपुट और आउटपुट उसी एक्सिस के ऊपर लाई करने चाहिए। दोनों में फर्क समझ में आ गया। लाइन ऑफ सिमेट्री में क्या था, उस लाइन के अबाउट सर्किट सिमेट्रिक होना चाहिए, इनपुट आउटपुट एक दूसरे की मिरर इमेज होना चाहिए। एक्सिस ऑफ सिमेट्री की क्या कंडीशन है, एक ऐसा एक्सिस, बस नाम बदल दिया, वैसे वो भी लाइन है ये भी लाइन नहीं है, बस इसका नाम एक्सिस कर दिया ताकि कंफ्यूज ना हो। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है बच्चों, एक ऐसा एक्सिस जिसके अबाउट सर्किट सिमेट्रिक हो, वो लाइन ऑफ सिमेट्री में भी था, मैच कर रहा है। पर सेकंड जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है वो क्या, अब की बार इनपुट और आउटपुट क्या होने चाहिए बच्चों, उसी लाइन पे लाई करने चाहिए, उसी एक्सिस पे लाई करने चाहिए। तो हम उसे क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है सर, अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल गया तो करना क्या है, इफ वी गेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इफ वी गॉट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, then points which are mirror image of each other, which are mirror image of each other will have same potential, will have same potential। मास्टर क्या बोल रहा है, अगर आपको बच्चों एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल जाता है तो जो पॉइंट्स एक दूसरे की मिरर इमेज हैं उनका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। लाइन ऑफ सिमेट्री में क्या था, अगर आपको लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाता है तो जो ब्रांच एक दूसरे की मिरर इमेज होगी, जो ब्रांच एक दूसरे की मिरर इमेज थी उनमें इक्वल करंट जाएगा। यहां पे क्या है, अगर आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल जाता है तो जो पॉइंट एक दूसरे की मिरर इमेज है, जो दो पॉइंट एक दूसरे की मिरर इमेज है उनका पोटेंशियल क्या करना है बच्चों, सेम करना है। अब देखिए इस वाले सवाल में देखिए आपको पता लगा सिमेट्रिक लाइन ये सिमेट्रिक लाइन आपको दिखाई दे जाएगी, आपको दिखाई देगी सिमेट्रिक। अब देखिए इनपुट और आउटपुट उस लाइन के ऊपर है कि मिरर इमेज है, उस लाइन के ऊपर है, समझ में आ रहा है। जिसका नाम क्या हो गया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कोई दिक्कत वाली बात है, सर्किट या सिमेट्री बना दीजिए। फिर आप ये देख लीजिए भाई साहब, इनपुट आउटपुट उसी पे लाई कर रहे हैं, अगर उसी पे लाई कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, अगर उस पे लाई कर रहे हैं, उसी लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। और उसके अगर इनपुट आउटपुट मिरर इमेज है तो लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो मुझे समझ में आ गया सर ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो एओएस लिख दिया। इसका अब क्या हुआ, इस वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इस पॉइंट का है, इसका नाम एक्स मान लो, इसका नाम वाई मान लो।
अच्छा, इस जो पॉइंट का पोटेंशियल है वही इस पॉइंट का है, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे की क्या मिरर इमेज है। इसका नाम कुछ P मान लो, इसका नाम कुछ Q मान लो। तो हमें क्या समझ में आया, Vx किसके बराबर है बच्चों, Vy के बराबर है। Vp किसके बराबर है बच्चों, Vq के बराबर है। अगर इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो इससे कोई करंट नहीं जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, क्योंकि बीच में कोई जंक्शन भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। भैया आपको पता है सर, डेल्टा V इज इक्वल टू IR लगा सकते हैं जब बीच में एक रेजिस्टेंस हो, बीच में कोई बैटरी ना हो। इस वाले केस में आप देख रहे हैं तब भी ऐसा किया जा सकता है। क्लियर है। अब आपने इसको मिटा दिया, सर्किट क्या बन गया आपके पास, कुछ ऐसा सर्किट बन गया। यहां पे ये रेजिस्टेंस R बन गया कुछ आपके पास, ये रेजिस्टेंस भी कुछ R बन गया, ठीक है। यहां पे ये वाला कैसे बन गया बच्चों, R बन गया, ये हो गया, ये बना दिया, ये वाला बना दिया। अच्छा, एक यहां पे बना दीजिए, दिस इज R। यहां पे अगर आप बनाएंगे तो दिस इज R, R, और यहां पे ऐसे ऐसे सेटअप इन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है। अब देखिए सवाल कितना इजीली सोल्व हो जाएगा आपके पास, ऐसे ये सेटअप, ठीक है। तो ये कितना हुआ बच्चों, 3R हुआ। ये वाला एक्सप्रेशन 3R है, ये वाला भी इधर 3R है, तो 3R और 3R में कितना, 3R/2, 3R/2 और R पैरेलल में आपके पास। तो आप क्या लिखेंगे, 3R/2 मल्टीप्लाई R डिवाइड बाय 5R/2। तो यहां से 2 साफ हो गया, R से R साफ हो गया, तो क्या रिजल्ट आ गया, 3R/5 इसका रिजल्ट आ गया। सिंपल बात, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो आपको पहले चेक करना है भाई साहब, जो सवाल आप कर रहे हैं उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अगर लाइन ऑफ सिमेट्री है तो उसके रिजल्ट लगा देना, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो उसके लगा देना। क्लियर, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। लाइन ऑफ सिमेट्री में इनपुट आउटपुट मिरर इमेज होते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में दोनों उसी लाइन पे लाई करते हैं। छापिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों सवाल आपके सामने है, अब की बार एक स्क्वायर पिरामिड स्ट्रक्चर है, स्क्वायर पिरामिड की स्ट्रक्चर, ठीक है। और हर एक साइड की जो रेजिस्टेंस है वो R है। आपसे बोला गया AB की अलोंग रेजिस्टेंस बताइए, AB के अबाउट कितनी आएगी, फिर AC के अक्रॉस, फिर AO के अक्रॉस, तीनों के अक्रॉस आपसे रेजिस्टेंस पूछा गया है। तो यार पहली बात तो ये शेप कैसी है, 3D शेप है। और जो लाइन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो सिर्फ किसके लिए लगाना है, 2D के लिए। 3D के लिए कैसे लगाएंगे आप, कैसे सिमेट्री, उसके लिए प्लेन चाहिए। अगर आपको 3D है तो उसके लिए सिमेट्री के लिए क्या चाहिए, प्लेन चाहिए। तो लाइन ऑफ सिमेट्री और लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री दोनों के लिए स्ट्रक्चर कैसे चाहिए, 2D चाहिए। ये बात आप नोट कर लीजिए वहां पे, बिकॉज आपको समझ में आ जाए सर लाइन ऑफ सिमेट्री एक 3D बॉडी में नहीं मिल सकती आपको, वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल सकता है। क्लियर, तो ये बात आप नोट कर लीजिए। फॉर लाइन ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, फॉर लाइन ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होना चाहिए आपके पास, शेप शुड बी प्लेनर, शेप शुड बी 2D बोल दो या फिर प्लेनर बोल दो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको बनाते हैं, प्लेनर बनाते हैं, फिर बाद सवाल को प्रोसीड करेंगे। अब प्लेनर कैसे करें, तो दबा दो ऐसे, इसको दबा दो, तो दबा देंगे तो कैसा बनेगा, देखो ऐसा बन जाएगा आपके पास। ये तो हो गया ABCD, ठीक है। और इसको जब दबाएंगे तो बच्चों कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। इस वाले पॉइंट का नाम हो गया A, इस वाले पॉइंट का नाम हो गया B, इस वाले पॉइंट का नाम C, इसका नाम D और इसका नाम O। कुछ ऐसे पॉइंट्स आपने बना दिए, A B C D O, ये पॉइंट बना दिए। सबसे पहले आपसे बोला गया RAB बताइए, RAB कितना है ये हमें निकालना है। फिर RBC, फिर RAC, देखो जो RAB होगा वही BC भी होगा, वही DC, कोई भी साइड के बोर्ड पूछे कोई दिक्कत नहीं है। और डायगोनल में चाहे AC पूछो चाहे DB पूछो एक ही बात है, फिर चाहे AO पूछो चाहे BO पूछो चाहे CO पूछो DO पूछो, चारों एक बात है। ठीक, सबसे पहले आप AB के अबाउट निकाल के बताइए मुझे, AB के अबाउट कितना है। तो AB के अबाउट अगर आप निकालें तो कैसे निकालेंगे, अब देखिए AB के लिए क्या मिल रहा है आपको, लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल रहा है, क्या मिल रहा है बताइए। ठीक है, अब मैं करता हूं इसको, मैं बोलता AB के अबाउट निकालना, सिमेट्रिक लाइन बना दी मैंने, ये सिमेट्रिक लाइन। और ये दोनों पॉइंट्स क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज है, मतलब यहाँ पे ये क्या है, ये है लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर लाइन ऑफ सिमेट्री इसका मतलब क्या हुआ सर, इसमें और इसमें सेम करंट जाएगा, बिकॉज ये दोनों सेम है। ऐसे नहीं बोलना इसमें ये दोनों मिरर इमेज नहीं है, इसको ऐसे नहीं उठाना है, ये ऐसे उठेगा। क्यों ऐसे उठेगा मैं दिखा रहा हूं, और इन दोनों में सेम करंट जाएगा आपके पास। तो ये कहां से उठेगा, ऐसे ऐसे उठेगा। इसको ऐसे खोल दो, पेटीज नहीं खोलती, ऐसे पेटीज टाइप ऐसे खोल दो इसको। मेरी बात समझ में आ रही है। तो कैसा बनेगा आपके पास में डायग्राम, फाइनली अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे इस जंक्शन O को हटाया जा सकता है। जंक्शन O को हटाएंगे तो कैसे हटाना है, ऐसे हटाना है, क्योंकि इन दोनों में सेम है, इन दोनों में सेम है। सर्किट कैसा बनेगा बच्चों, ऐसा बनेगा।
ये आर और आर मिलकर कितना बन गया आपके पास, दिस इज 2r, और ये आर और आर मिलकर बच्चों ये भी कितना बन गया आपके पास, 2r बन गया। इस वाले पॉइंट का नाम क्या, a, इस वाले पॉइंट का नाम क्या, b। अब सवाल में कुछ बता नहीं, अब सवाल खत्म हो गया। आप देखिए ये दोनों कितना बन गया, 2r/3, ये पेयर कितना बन गया, 2r/3, पैरेलल में है, 2r/3 प्लस 2r, 2r/3 प्लस 2r, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है ना आपके पास, तो यहाँ पे कितना बन गया, 10r/3 बन, सॉरी 8r/3 बन गया, 8r/3 बन गया, सही है ये। तो यहां तक बच्चों 8r/3 है, ये ऊपर वाला 8r/3 है और ये नीचे वाला कितना है, 2r/3, दोनों पैरेलल में है, तो 8r/3 मल्टीप्लाई 2r/3 डिवाइड बाय 10/3r, r साफ हो गया, 3 साफ हो गया बच्चों आपके पास, और यहाँ पे आ गया तो कितना है बच्चों 8r/5, 8r/5 आ रहा है आपके पास, क्लियर। ये आ गया आपके पास 8r/, कुछ गलत किया क्या, चेक कर लो एक बार थोड़ा, देख लेते हैं वापिस। यहाँ पे ये 2r बनाया, ठीक है, यहाँ पे ये 2r बनाया, ठीक है, वहां पे r, तो ये बन गया 2r/3, 2r/3 प्लस 2r, तो 6 और 8r/3, ठीक है बच्चों, ये बन गया 2r/3, दिस इज 2r/3, तो 8r/3 और 2r/3 अगर आप करने जाएंगे तो यहाँ पे ये 3 साफ हो गया आपके पास, और ये 5 आ गया, तो 15 आ रहा है ना, ये 15 आ रहा है, सॉरी ये 5 और 3 मिलके कितना आ रहा है बच्चों, रिजल्ट आ रहा है 8r/15। कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप निकाल के बताइए मुझे AC कितना आ रहा है और AO कितना आ रहा है। AC और AO ये दोनों ही थोड़े अच्छे लगेंगे आपको करने में, इन दोनों का आप सोल्व कीजिए, फिर अपने इसको डिस्कस करते हैं। बच्चों सेकंड केस करते हैं, किसके अबाउट निकालते हैं, AC के अबाउट निकालते हैं, किसके अबाउट निकालते हैं, AC के अबाउट। तो अगर आप AC के अबाउट निकालने जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर जी AC के अबाउट निकालना है, कहां है पॉइंट, ये रहा A, ये रहा पॉइंट C। तो यार इसको अगर आप ये वाला देखेंगे तो ये तो बनेगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये क्या बन रहा है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, क्योंकि इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है और दोनों पॉइंट्स उसी के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और ये मिल गया लाइन ऑफ सिमेट्री। ये क्या मिल गया बच्चों, लाइन ऑफ सिमेट्री। कौन सा बेटर है करना, आसान है लाइन ऑफ सिमेट्री करना, बिकॉज लाइन ऑफ सिमेट्री में आप उठा देंगे, उसमें क्या है पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम आएगा, उसमें तो आपको अगर आप करेंगे एक्सिस सिमेट्री में तो मेरे साथ गलत भी कर बैठेंगे शायद आप। पहले हम लाइन ऑफ सिमेट्री से प्रोसीड करते हैं ना, पहले हम इसको लाइन ऑफ सिमेट्री से करते हैं, हम पहले लेके चलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। वी आर सोल्विंग बाय, सबसे पहले सोल्व कर रहे हैं सोल्विंग बाय लाइन ऑफ सिमेट्री। अब देखो यार क्या किया जाए, ये लाइन ऑफ सिमेट्री हुई, अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो ये वाली ब्रांच मिरर इमेज है, ये दोनों, और ये दोनों मिरर इमेज है, और ये दोनों मिरर इमेज है, ये दोनों मिरर इमेज, ये दोनों मिरर इमेज, ये दोनों मिरर इमेज, मतलब इसका सारा करंट इसमें जाएगा, इसका सारा करंट इसमें जाएगा, इसका सारा करंट इसमें जाएगा, मतलब इन दोनों घंटा कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर, सर्किट कैसा बन जाएगा बच्चों, यहां पे ये एक्सप्रेशन बन गया आर आर, ये 2r बन गया, यहां पे अगर यार देखेंगे तो ये भी कितना बन गया, 2r बन गया। डायग्राम बना के देखोगे पूरा, ये r r r r, ठीक है, ये वाला पॉइंट आपके पास A पॉइंट है, ये वाला पॉइंट C पॉइंट है, ऐसा बन गया। अब देखिए ये भी 2r, ये भी 2r, ये भी 2r, तीनों पैरेलल में, तो RAC कितना आएगा आपके पास, RAC आ जाएगा बच्चों 2r/3। सही है ये बात, ठीक। अब ये तो किया लाइन ऑफ सिमेट्री से, जो कि आसान था, तो क्यों ना इसी सवाल को एक्सिस ऑफ सिमेट्री से करें, जिसमें करने में थोड़ा जोर आएगा। तो अभी हम करते हैं किससे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री से। किससे करते हैं बच्चों, एक्सिस ऑफ सिमेट्री से करते हैं। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाला पॉइंट कौन सा है आपके पास, दिस इज, सर्किट बना लेता हूं पहले, हमें इन दो पॉइंट्स के अबाउट निकालना है, इस वाले पॉइंट का नाम A है, इस वाले पॉइंट का नाम C है। ये क्या बन गया बच्चों, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दिस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यार अगर ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इसका मतलब जो पॉइंट्स एक दूसरे की मिरर इमेज हैं उनके पोटेंशियल सेम होंगे, मतलब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम होगा, ये दो पॉइंट्स है मिरर इमेज। समझ में आ रहा है। अब लोग क्या गलती करते हैं, अब गलती सुनना, ये उनको समझ में आ गया, इस वाले पॉइंट का नाम क्या है B और इसका नाम है D, तो हमने बोला VB इज इक्वल टू VD, हमने क्या है बोला VB इज इक्वल टू VD। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है आपके पास कि, बट वी कैन नॉट, मतलब इसको हम हटा नहीं सकते, वी कैन नॉट, हटाने को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, बट वी कैन नॉट आउट रेजिस्टेंस, कौन कौन सी BO एंड OD, यहां पे खतरा है, ये बात ध्यान रखो।
लोगों को ऐसा लगता है सर जी ये इसका पोटेंशियल जीरो, इसका सेम, मतलब इन दोनों को हटा दो। नहीं हटा सकते भाई, बीच में जंक्शन है। अब डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर लगाने की कंडीशन में सुन लो, आपको डेल्टा वी डिवाइड बाय आई इज इक्वल, सॉरी डेल्टा वी बाय आर इज इक्वल टू आई तभी लगाना है जब बीच में क्या हो, जब जिन दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है ना, उनके बीच बैटरी ना हो, ये हम पहले डिस्कस कर चुके थे, और ना ही बीच में जंक्शन होना चाहिए। अगर जंक्शन हुआ तो ऐसा संभव है कि इन दोनों का पोटेंशियल जीरो आ जाए और इनमें करंट आ जाए, बिकॉज ये करंट कुछ यहां पे चला जाएगा, यहां पे चला जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो भाई साहब अगर डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर आप लगा रहे हैं, तो जिन दो पॉइंट्स के बीच में डेल्टा वी निकाल रहे हैं, उन दो पॉइंट्स के बीच में जंक्शन या फिर बैटरी होना नहीं चाहिए। जिन दो पॉइंट्स के बीच डेल्टा वी निकाला है, उनके बीच में कोई बैटरी या जंक्शन नहीं होना चाहिए। ये बात अपने आप में बहुत ही पड़ा, लोग बहुत गलती करते हैं इसके अंदर। मैंने आपको ये बोला भाई साहब, अगर आपको ये पता है भाई साहब यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसका यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, इसका कुछ 10 है, ये R है, ये R है, तो आप बोलते हैं सर I की वैल्यू 10/2R, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर ऐसा है तेरे पास यार बीच में कोई जंक्शन है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 0 है, क्लियर, और फिर ये R है, ये R है, तो नहीं बोल सकता तो I इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय कोई भी, मतलब इसकी 2R कर देगा, तो ये गलत है, ऐसा कर सकता नहीं है। तो हमें समझ में आ रहा है भाई साहब कि यहाँ पे, क्योंकि ये आपने इन दोनों का R क्या निकालेंगे, आपको क्या पता कितना R है, और हो भी ऐसा हो सकता है भाई जंक्शन वाले पॉइंट में इन दोनों का सेम आ जाए, दोनों से करंट आ जाए, तो आप इन दोनों को हटा सकते नहीं हैं। ये बात के लिए ही ये चीज करवाई गई। इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, पर इन दोनों को हटा नहीं सकते बिकॉज बीच में जंक्शन है। तो इनके लिए आप डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर लगा ही नहीं सकते बिकॉज बीच में क्या है, जंक्शन है। तो सर क्या करना पड़ेगा? तो जितना गिवन है उतना ही काम कीजिए। गिवन क्या है? गिवन ये है कि भाई साहब बी और डी पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम है। और अगर बी और डी पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो इसको फोल्ड कर देते हैं, फोल्ड करके बी पॉइंट को डी पॉइंट के ऊपर डाल देते हैं। ऐसा कर सकते हैं हम इस वाले रेजिस्टेंस और इस वाले रेजिस्टेंस को नहीं हटा सकते, ये बात ध्यान रखना। अगर बीच में डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर लगा रहे हैं तो बीच में बैटरी और बीच में जंक्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बीच में जंक्शन है, इस वजह से दिक्कत है। आप ऐसे कई केस बना के अपने देख सकते हैं जहां पे आपको दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम मिल जाएगा, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या मिल जाएगा, सेम मिल जाएगा, फिर भी आपके पास में आपको दिखाई देगा कि इनके अंदर करंट होगा। क्लियर? तो आइए मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूं आपको। तो हमें क्या करना है बच्चों, हम इनको फोल्ड कर देते हैं, बी को किसके ऊपर डाल देते हैं, डी के ऊपर डालते हैं। आइए पहले इतना छाप लीजिए, फिर अपने इसको मिटा के फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, बी को डी पॉइंट के ऊपर डाल रहे हैं, तो ऐसे फोल्ड कर रहे हैं, ऐसे फोल्ड करें। तो फोल्ड करें तो क्या होगा, ये रेजिस्टेंस इसके ऊपर चला जाएगा, ये रेजिस्टेंस इसके ऊपर चला जाएगा, ये रेजिस्टेंस इसके ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रही है ये बात? तो अगर आप फोल्ड करें तो ऐसा बनेगा, देखिए ये ऐसे सेम का सेम बना दिया आपने, ये दोनों पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा ये वाला उठ के इसके ऊपर चला जाए, पहले सिर्फ आप उतने पोर्शन को बना लेते हैं। ये आपके पास आर हो गया, और यहां पे ये वाला ऐसे कुछ आर हो गया, ये भी आर हो गया, और ये भी आर हो गया, ठीक है। यहां पे ऐसे ये आर हो गया, उतना पोर्शन बना दिया मैंने, ए, इसका नाम सी, इसका नाम डी। अब देखो बच्चों सही ढंग से देखना ना, आपने बी को उठा के डी पे डाला, ऐसे फोल्ड कर दिया, ऐसे इसको फोल्ड कर दिया। अगर आप ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये वाली रेजिस्टेंस इसके ऊपर जाएगी, ये वाली रेजिस्टेंस इसके ऊपर जाएगी, और ये वाली रेजिस्टेंस इसके ऊपर जाएगी। आप फोल्ड करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं। पेज लेके आप ऐसे फोल्ड करेंगे, जैसे मान लीजिए ये ऐसे एक पेज है, ऐसे इसको अगर आप फोल्ड करें तो क्या होगा, ये वाला जो है वो इसके ऊपर जा रहा है, ये वाला इसके ऊपर जा रहा है, बीच वाला इसके ऊपर जा रहा है। तो ये वाला पोर्शन बच्चों इसके ऊपर जाएगा, ये वाला इसके ऊपर जाएगा, ये इसके ऊपर जाएगा। अगर ऐसा होगा तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, ये आर और ये आर पैरेलल में हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, r/2 बन जाएगा। ये वाला आर और ये वाला आर पैरेलल में हो जाएगा, तो ये भी कितना बन जाएगा, r/2 बन जाएगा। और ये वाला आर और ये वाला आर पैरेलल में हो जाएगा, तो बच्चों ये भी कितना बन जाएगा, r/2 बन जाएगा। अब आप सोल्व कर लीजिए। अब आपको क्या बोला गया, ए सी के बीच में निकालना है ना, ए और सी के बीच में। तो अब आपके लिए कैसा है बच्चों, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, या फिर आप इसको व्हीटस्टोन ब्रिज बोल सकते हैं। ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया मतलब ये कोई काम का नहीं है। आप इसका आर इक्विवेलेंट निकालिए, तो ऊपर कितना है आपके पास में, आर है, नीचे कितना है, 2r। तो आर ए बी कितना आ जाएगा आपके पास, आर ए बी आ जाएगा 2r/3। सही है। ये हटा दिया आपने तो ऊपर वाले मिलके क्या बन गया, आर बन के, नीचे कितना है 2r, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2r/3। और यही हमने पहले निकाला था शायद,
ये आया था इससे पहले भी आ रही थी 2r/3। तो इसका मेथड तो लाइन ऑफ सिमेट्री, हमेशा लाइन ऑफ सिमेट्री आसान रहता है एज कम्पेयर टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसमें दोनों तरीके थे, तो हम लाइन ऑफ सिमेट्री से खत्म कर सकते थे, पर मैं आपको सिखाना चाहता था भाई साहब। पहली बात आप ये देख लीजिए, अगर इन दोनों पोटेंशियल बराबर हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इन दोनों से करंट जीरो फ्लो होगा। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए कुछ ऐसा सर्किट बनाऊं मैं आपके पास, देखना एक बार ना, इसमें कुछ आई करंट जा रहा है, इसमें कुछ आई करंट जा रहा है, ऐसा संभव है? इस पॉइंट का नाम ए मान लो, इस पॉइंट का नाम बी मान लो, बिल्कुल ऐसा संभव है। इसमें नीचे की तरफ आई जा रहा है, इसमें ऊपर की तरफ आई जा रहा है। इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कुछ आप मान लो, इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ जीरो मान लो, आप जीरो मान लो, तो यहाँ पे कितना आएगा? माइनस आई आर पोटेंशियल। इसका जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा आपके पास? माइनस आई आर। इसका अगर हम जीरो मानेंगे तो आई आर ड्रॉप आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा? माइनस आई आर। और यहाँ पे भी कितना आ गया बच्चों? माइनस आई आर। अब आप देख लो, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, दोनों पोटेंशियल बराबर है, पर इसमें करंट जा रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में जंक्शन है। तो जब बीच में जंक्शन हो तो ये बात आप मत बोलना कि डेल्टा V इज इक्वल टू आई आर, तब लग ही नहीं सकता, बिकॉज बीच में क्या है? जंक्शन है। तो बीच में जंक्शन बैटरी हो नहीं लगाना है भाई, पहले जंक्शन वंक्शन को सेट करो, हटाओ, कुछ करो, तब बचा के बात बनेगी। तो ये तरीका समझ में आया आपको? तो जब ऐसा केस हो बच्चों, इसी बात के लिए बताया सवाल मैंने, एक सिंपल से मैथड सॉल्व कर चुका था मैं दूसरा मेथड इसीलिए लिया ताकि आप समझे इस वाले केस में फोल्डिंग करना पड़ेगा। ये फोल्डिंग करना आप सीख लीजिए, कई बार आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। आप छापिए बच्चों, फिर अपने लास्ट वाला करते हैं, दैट इज एओ। फिर हम निकालेंगे एओ के अबाउट कितना आएगा। अभी निकालना है बच्चों, अभी हम निकालने जा रहे हैं एओ के अबाउट। किसके अबाउट निकाल रहे हैं अभी हम? एओ के अबाउट। ए बी के अबाउट निकाल लिया, ए सी के अबाउट निकाल लिया, अब एओ के अबाउट निकाल रहे हैं। तो ये आपको वापस अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि जो अप्रोच हमने इसी का एक्सिस सिमेट्री से किया वही अप्रोच इसमें रहेगी। आप ट्राई कर लीजिए, आप नहीं किया तो आप स्क्रीन पॉज करके ट्राई कर लीजिए, मैं इसे सोल्व कर रहा हूं। अब बोलेंगे सर जी ये रहा पॉइंट और ये रहा पॉइंट, ठीक है, एक ये सिमेट्री हो सकती है, पर इसको आप लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बोलेंगे। क्यों लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बोलेंगे? बिकॉज इनपुट और आउटपुट मिरर इमेज नहीं है उस लाइन के अबाउट। तो आपको कौन सी लाइन पकड़नी पड़ेगी? ये वाली लाइन पकड़नी पड़ेगी। और कैसी लाइन है ये? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल सकती, ये सिमेट्रिक लाइन है पर इसमें इनपुट और आउटपुट मिरर इमेज नहीं है, तो आपको ये लाइन पकड़नी पड़ी, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ये दोनों पॉइंट्स, एक्सिस सिमेट्री कंडीशन क्या होती है? सर्किट सिमेट्रिक होना चाहिए, हाँ है। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? दोनों पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर लाई करने चाहिए, हाँ लाई कर रहे हैं। क्लियर? अब आप क्या कीजिए बच्चों, अब हमें क्या करना है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं? एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो हम ये बोल सकते हैं कि इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा। बराबर होगा तो हटा दें क्या? नहीं हटा सकते, क्योंकि बीच में जंक्शन है। तो बच्चों क्या कर सकते हैं? फोल्ड कर सकते हैं। फोल्ड करिए, तो इसको फोल्ड करें तो क्या होगा? ये वाला रेजिस्टेंस इसके ऊपर जाएगा, ये रेजिस्टेंस इसके ऊपर जाएगा, ये वाला रेजिस्टेंस जो आपके पास है ये इसके ऊपर जाएगा, और ये जो रेजिस्टेंस है आपके पास में ये इसके ऊपर जाएगा। इसका कुछ ये रेजिस्टेंस इसके ऊपर जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप बना के देखिए कैसा बनेगा। तो यहां पे इसके सबसे पहले ये ऊपर वाला पोर्शन बना लेते हैं पहले। ये ऊपर वाला पोर्शन बना दिया। अब देखिए किस किस के ऊपर जा रहा है। इसके ऊपर ये वाला जा रहा है तो ये r की जगह r/2 बन जाएगा। इसके ऊपर ये वाला जा रहा है तो ये r की बजाय r/2 बन जाएगा। इसके ऊपर कोई नहीं गया, इसके ऊपर कोई नहीं गया तो r का r। इसके ऊपर ये गया बच्चों तो ये r/2 और ये कितना r का r। इसके ऊपर कोई नहीं गया, ये वाला पॉइंट A, ये वाला पॉइंट O। हमेशा सवाल में ध्यान रखिए किसके अबाउट निकालना है। अब आप देखेंगे तो ये कितना बन जाएगा? r और r कितना बन जाएगा बच्चों? ये 3r/2। कितना बन जाएगा? ये 3r/2। सही है ये बात? अच्छा, अगर ये 3r/2 और r/2 दोनों पैरेलल में है तो कितना आएगा? 3/2 मल्टीप्लाई 1/2 डिवाइड बाय 2। अगर आप सोल्व करेंगे तो इसको दिस विल बिकम 3r/8। ये होल पेयर ये कितना बन जाएगा? 3r/8 बन जाएगा। 3r/8 और r/2 सीरीज में आप सोल्व कर लीजिए पूरा, मैं आपको रिजल्ट बताता हूं फाइनली। अब कर पाएंगे ना? अब तो कुछ नहीं बचा इसके अंदर। तो यहां से अगर आप RAO निकालेंगे बच्चों तो RAO जो आपके पास आएगा दैट विल बी 7r/15। 7r/15 कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये दोनों पैरेलल, ये दोनों सीरीज में 3r/2, फिर इसके पैरेलल में किया तो कितना है बच्चों? ये दिस इज 3r/8। 3r/8 कितना पेयर बना? इतना पेयर बन गया 3r/8 इतना। अच्छा, अगर ये 3r/8 और r/2 दोनों सीरीज में, 3r/8 प्लस r/2 दोनों सीरीज में आप लगा दीजिए तो दिस विल बिकम 4, 7r/8। दिस विल बी 7r/8। 7r/8 और r पैरेलल में आपके पास तो r
और दिस इज 15, ठीक है 7/15 सही किया। आप खुद सोच के देखिए, आ जाएगा रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात समझ में आ गई बच्चों। एक्सियोसिमेट्री में कुछ कुछ केसेस में आपको सर्किट को फोल्ड करना आना चाहिए। फोल्ड करने के लिए सवाल किया, आप वापस सवाल को अटेम्प्ट कर लीजिए फोल्डिंग वाले केस में ना, उसको भी एक्सियोसिमेट्री से कर लेना और इसको तो करना ही उसी से पड़ेगा, ताकि आप फोल्डिंग करना सीख जाए। कई जगह आपको जरूरत पड़ेगी। छापिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, कई बार ऐसा सर्किट दिखाई देता है, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का सर्किट। इसमें क्या है 5 10 5 10 5 10 चलता है, इनफिनिट तो चलता है, इनफिनिट तो चलता है। अब इस सर्किट को सोल्व करने की स्पेसिफिक अप्रोच है, वो अप्रोच मैं आपको दिखाता हूँ। हम ये मान लेते हैं सबसे पहले कि आर ए बी की जो वैल्यू है, रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी हमें निकालना है, ये हमारा टारगेट है। क्लियर? तो हमने माना एज्यूम आर ए बी कितना है, एक्स है। आर ए बी कितना है, एक्स है। तो इस वाले पॉइंट का नाम सी मान लो, इस वाले पॉइंट का नाम डी मान लो। तो अगर आर ए बी एक्स है और ये कितने हैं ऐसे पेयर, इनफाइनाइट पेयर है, अगर इनफाइनाइट पेयर में से एक पेयर घटा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही बोल रहा हूं ना मैं? आपको पता है वैसे इसमें कितने पेयर हैं, ऐसे कितने कितने सेट बन रहे हैं, ऐसे इनफाइनाइट है आपके पास में। अगर इसमें से मैं इतने पोर्शन को मिटा दूं, इतने पोर्शन को मिटा दूं, तब भी तो उतना ही वैसा ही रहेगा। मेरी बात चमक रही है आपको भाई साहब? अगर आपके पास में कुछ इनफाइनाइट है, उसमें से अगर ये एक सेट मिटा दूं, इधर वाला सेट मिटा दूं, तब भी तो वो वैसे ही दिखाई देगा जैसे पहला था। तो इसका मतलब क्या, अगर आर ए बी एक्स है तो आर सी डी भी एक्स होना चाहिए। आर सी डी भी एक्स है, ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको चमकना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं भाई साहब, इनफाइनाइट है। पहले हमारे तेरे पास इनफाइनाइट आम थे, अब उसमें से एक आम तू खा गया, अब भी तो इनफाइनाइट ही बचे। तो भाई साहब अगर आप इसमें से एक पेयर मिटा देंगे, तब भी तो ये वाला पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट बी बन जाएगा। फिर अगर आप इस वाले को मिटा देंगे, ये वाला पॉइंट ए वाला पॉइंट बी बन जाएगा, तब भी तो उतना ही रेजिस्टेंस आएगा। तो आप ये बोल सकते सर आर सी डी कितना आएगा, आपके पास एक्स आएगा। फिर ये सवाल इजीली प्रोसीड हो जाएगा। आप कैसे करेंगे, यहां पे लिखेंगे 5, यहां पे लिखेंगे 10, यहां पे सेम का सेम बना दिया और यहां पे इसका नाम क्या रख दिया, एक्स रख दिया, और इसका नाम क्या हो गया, ए बी। इसका नाम ए और इसका नाम बी। अब इसका आर इक्विवेलेंट निकालिए, कितना आ रहा है आपके पास से 10x डिवाइड बाय 10 प्लस एक्स। इसका आर इक्विवेलेंट 10x डिवाइड बाय 10 प्लस एक्स, और सीरीज में कितना है +5, ये आ गया आर ए बी। इन दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया, फिर सीरीज में जोड़ दिया। और ये किसके बराबर है, ये x के बराबर है। अब सोल्व कर लीजिए इसको, तो यहां पे है 10x प्लस 50 प्लस 5x इज इक्वल टू 10x प्लस एक्स स्क्वायर। सही है? आपने ये लिखा सर आर ए बी वापिस x आना चाहिए, तो इसको x मान के अपना एक्सप्रेशन लिखा, तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप कुछ बन रहा है। तो ये यहां से साफ हो गया आपके पास। तो यहां से है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। सही है ये बात? अच्छा, इसको सोल्व कर सकते हैं क्या? तो इसको आप लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप x कॉमन निकाल लीजिए। x कॉमन निकालें तो बच्चों कितना आएगा, ये x माइनस 10 आ जाएगा, प्लस 5 कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ पे भी कितना आ गया, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की दो वैल्यूज पॉसिबल दिखाई दे रही है आपको। क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, x इज इक्वल टू -5 मतलब, और x इज इक्वल टू 10। और नेगेटिव रेजिस्टेंस कभी हो नहीं सकती, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। नेगेटिव रेजिस्टेंस कभी पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या बोल सकते, जो आर ए बी आएगा बच्चों, वो आपके पास कितना आ जाएगा, 10 ओम आ जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट था, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको ये समझ में आना चाहिए सर जितना आर ए बी आएगा उतना ही आर सी डी आएगा। कर पाएंगे इस तरीके का सवाल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप छापिए अपने, फिर प्रैक्टिस के लिए एक और सवाल करते हैं इसका। तो बच्चों ये सवाल है आपके पास, आपको बोला गया कि ऐसे एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, आपको आर ए बी बताना है। ऐसा सवाल हम कर चुके हैं, तो आप कर पाएंगे इजीली। आप इसको अटेम्प्ट करिए, फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं। हाँ भी हुआ, डिस्कस करते हैं। सेम कंसेप्ट यूज करते हैं। हमने मान लिया यहाँ पे कि आर ए बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, x मान लो। फिर इस वाले पॉइंट का नाम c मान लो, इस वाले पॉइंट का नाम d मान लो। तो वही बोरिंग सेम तरीका, आर सी डी वी एक्स। अब कर लो भाई साहब, इसको ऐसे बनाएंगे आप। दिस इज 2 ओम, यहाँ पे ये कितना 1 ओम, और यहाँ पे कितना 2 ओम, और इसके पैरेलल में ये वाली वैल्यू कितनी मान ली, x मान ली। इसका नाम a हो गया, इसका नाम b हो गया। अब आप यहाँ पे आर ए बी निकालिए, आर ए बी कितना आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे दिस विल बिकम x डिवाइड बाय x प्लस 1 प्लस 4, यही तो आ रहा है।
सही है ये बात। और ये किसके बराबर होनी चाहिए बच्चों, x के बराबर होनी चाहिए। तो यहां से आपके पास कितना है, x प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अरे सही है, तो वैल्यू कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अरे सही है। ये हमने क्या किया, इसको यहाँ पे x मान लिया, तो आपके पास में x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स, और इन फिर ये दोनों सीरीज में थे तो प्लस 4 कर दिया। आपने इसको आर ए बी को x के बराबर लिख दिया, बिकॉज हमने पहले ही माना था ये। फिर अगर आप देखेंगे तो ऐसा एक्सप्रेशन बन गया 4x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं क्या इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स, वैसे मल्टीप्लाई करने से आएगा नहीं ना। तो अब भाई साहब इसको रूट निकालने पड़ेंगे। अब इसके रूट कैसे निकालने, तो आप बेसिक मेथड से निकाल लो। x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 4ac मतलब 16 बन गया, डिवाइड बाय 2a, ये ऐसा बन गया। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 5/2 प्लस माइनस दिस विल बी अंडर रूट, पूरे को बाई 2 कर दो आप, यहाँ पे ऐसे बाई 2 आ गया। ये वाली वैल्यू कितनी बन गई आपके 16 ना 35 41 रूट 41। तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, x आ जाएगा 5 प्लस रूट 41 डिवाइड बाय 2, बिकॉज माइनस वाला पॉसिबल नहीं है। ये बच्चों आ रही है। क्लियर, कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, कोई गलती हो तो बता दीजिएगा। मेरे हिसाब से सही लग रहा है मुझे। हमने इसको लिखा x डिवाइड बाय x प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू x, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा था x प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x, ऐसे ही आ रहेगा बच्चों, ठीक है। ये आ रही भी आ गया, तो कर पाएंगे इस तरीके से सवाल। तो हम ऐसे और सवाल नहीं कर रहे, कंसेप्ट समझ में आ गया। अब आप कभी भी इनफैक्ट सीरीज का सवाल दिखाई दे तो आप इस तरीके से खटाखट इसको निपटा देना, ठीक है बच्चों। बच्चों ये एक फेमस सवाल है ना आपके पास में, इसमें क्या होता है, क्यूब है आपके पास और क्यूब की हर एक साइड की रेजिस्टेंस कितनी है, r है, मतलब हर एक साइड की रेजिस्टेंस r है, ये भी रेजिस्टेंस r है, सब r है आपके पास। अब इसमें रेजिस्टेंस पूछता है भाई साहब, क्या क्या पूछ सकता है मैक्सिमम सवाल में बता रहा हूँ, सुनना ही बस, ढंग से समझना इस बात को। ये पूछ सकता है R12 बताओ, मतलब 1 और 2 पॉइंट्स के अबाउट कितनी रेजिस्टेंस आएगी। अगर 1 2 के अबाउट पूछें तो ऐसा डायग्राम बना सकते हैं, इसके अबाउट निकालना है 1 2 के अबाउट, ठीक है। फिर क्या पूछ सकता है बच्चों, 1 3 पूछ सकता है, 1 और 3 के बीच में कितना आएगा, या फिर 1 6 पूछ सकता है। इसके अलावा कुछ और नहीं पूछ सकता। क्यों सर, कुछ और क्यों नहीं पूछ सकता, वह 1 4 नहीं पूछ सकता, पूछ सकता है, पर भाई साहब जो 1 4 आएगा वही तो 1 2 आएगा। क्यों भाई साहब, ये भी तो एक साइड है भाई, जैसा सर्किट इसके अबाउट है वैसे सर्किट इसके अबाउट है, 1 4 के अबाउट। तो अगर सवाल में पूछ ले 1 2 पूछ ले, चाहे 1 4 पूछ ले, चाहे 1 8 पूछ ले, चाहे 8 5 पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, मतलब एक ही जैसा है। मतलब अगर आप यहाँ पे R12 लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, अबाउट साइड, अबाउट साइड मतलब किसी भी एक साइड के अबाउट कितनी रेजिस्टेंस है ये निकाल के बताओ। क्लियर, ये मैं रिजल्ट लिख रखे हैं पहले, क्यों मैं बताऊंगा आपको, पहले आप समझ लीजिए। R12 मतलब क्या होगा, साइड के अबाउट। अगर आप बोले R12 तो क्या R12 को और क्या क्या नाम दे सकते हैं, R67 दे सकते हैं क्या, हाँ दे सकते हैं। R72 दे सकते हैं क्या, हाँ दे सकते हैं। और क्या दे सकते हैं, R78 दे सकते हैं, R81 दे सकते हैं, बहुत सारे नाम दिए जा सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई, तो हर एक नाम लिखे तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। तो हमने बात समझ में आ गई होगी आपको भाई साहब कि अगर आप इसके अबाउट निकाल रहे हैं 1 2 के अबाउट, तो 1 8 भी वही होगा, 2 7 भी वही होगा, 7 6 भी वही होगा। क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई साहब R13 यार, R13 को क्या क्या नाम दिया जा सकता है, R13 को क्या नाम पहले बताओ, चलो क्या क्या नाम दे सकते हैं। R13 क्या क्या हो सकता है बच्चों, R13 की बजाय क्या बोल सकता हूं, R24। चमक रही है ये बात, बिकॉज जैसा सर्किट 1 3 के अबाउट है वैसा ही 2 4 के अबाउट है। और क्या नाम दिया जा सकता है इसको, और नाम बताओ भाई। R17 दे सकते हैं क्या, R17 दे सकते हैं। और बताइए, R28 भी दे सकते हैं। मतलब ये क्या है भाई साहब, ये फेस डायगोनल है, दिस इज फेस डायगोनल, किसी एक फेस का डायगोनल। तो इस फेस पे जो आपके पास में कितने फेस हैं टोटल, यहाँ पे 2 ऊपर 2 इधर 2 इधर, तो टोटल कितने आएगा, 6 फेसेस हैं आपके पास। क्लियर है ये बात। तो भाई 6 फेसेस के अंदर भी कोई भी आपके पास में जो फेस डायगोनल होगा, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, सबको आप क्या बोल सकते हैं, R13 बोल सकते हैं। क्लियर है ये बात, बच्चों को दिक्कत नहीं इसमें, ठीक। R16 की मतलब इसका नाम क्या होगा सर जी, इसका नाम हो गया फेस डायगोनल, दिस इज कॉल्ड एज फेस डायगोनल। अच्छा, R16 की अगर आप बात करें तो R16 क्या है आपके पास, R16 को क्या नाम देंगे बच्चों, R16 मतलब और क्या बोला जा सकता है R16 को, R16 को बोल सकते हैं वैसा ही क्या
25 बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, 16 और 25 एक जैसा है देखिए। फिर आप क्या बोल सकते हैं, R47 बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, R31 बोल सकते हैं। क्लियर? तो इसका स्पेसिफिक नाम क्या है, ये R जो 16 है ये क्या है आपके पास, तो क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं बच्चों क्या, बॉडी डायगोनल। दिस इज कॉल्ड एज बॉडी डायगोनल। ये केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, बॉडी डायगोनल, फेस डायगोनल, साइड। क्लियर है? अब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको याद रख लीजिए, मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं, कुछ कुछ वैल्यू प्रूव करके दिखाऊंगा, पर ये आप याद रख लीजिए क्योंकि इसका जो प्रोसीजर है वो थोड़ा लंबा है, आप बार बार इसे सोल्व नहीं कर पाएंगे। अब देखो पहला आपको ये रट्टा मारना पड़ेगा, 7r/12, 3r/4, 5r/6, ऐसे आप रट्टा मार लो। क्लियर? फिर मैं आपको थोड़ा तरीका, आपको जैसे ये वाली वैल्यूज अगर याद होगी तो आपको मैं डाउट दूर कर सकता हूं किसके अबाउट क्या आएगा। आपको जैसे 3 वैल्यू याद है भाई साहब, एक 7r/12 आती है, एक 3r/4 आता है, एक 5r/6 आता है, पर कौन सा किसके अबाउट आता है ये मैं आपको सिखा सकता हूं। कैसे? देखिए आप सबकी वैल्यू देखो, 7r/12 कितना हुआ, 7r/12 अप्रोक्स कितना हुआ देख सकते हैं आप, 7, 12, 12 5 60, और ये 8 आ गया आपके पास, 12 72। दिस इज अप्रोक्स 0.56 R। क्लियर? अच्छा ये वाली वैल्यू कितनी है बच्चों, 3r/4, इसको तो हम जानते हैं 0.75 R। बहुत बढ़िया। अगर आप बात करेंगे 5r/6 की वैल्यू, 5r/6 निकाल सकते हैं कितना आएगा, 6 को डिवाइड कर दो 5 से, सॉरी 5 को डिवाइड कर दो 6 से, तो यहां पे आएगा 0.8 आ गया यहाँ पे। क्लियर? तो यहाँ पे कितना आ रहा है बच्चों, 0.8 पॉइंट समथिंग समथिंग R आ रहा है। अब देखिए सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू ये है, उससे छोटी वैल्यू क्या है, ये है, उससे छोटी वैल्यू क्या है, ये है। जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो सबसे ज्यादा दूरी वाले पॉइंट्स के बीच में आएगी। सबसे बड़ी वैल्यू ये वाली है, तो सबसे ज्यादा दूरी वाले पॉइंट्स है, सबसे ज्यादा दूरी वाले पॉइंट कौन से हैं, 16, दैट इज बॉडी डायगोनल। क्लियर? उससे कम क्या है ये वाला, तो वो उससे कम वाले में आएगा, उससे कम कौन सा है, फेस डायगोनल आ गया। और ये सबसे छोटा वाला क्या है, सबसे ज्यादा साइड वाला, ये सबसे छोटा हो गया, तो इसकी वैल्यू सबसे छोटी है और डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स सबसे कम है। तो जिन पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी उनका R भी सबसे ज्यादा होगा, जिनके बीच में डिस्टेंस सबसे कम होगी उनका R भी उससे कम होगा, सबसे कम वाला सबसे कम होगा। मैं क्या बता रहा हूं, मैं वो तरीका बता रहा हूं भाई, ये याद रखने का तरीका है। अगर आपको ये सब वैल्यूज याद है तो आप इतना चेक कर सकते हैं, बाई चांस आपको कभी कंफ्यूजन हो रहा हो, मैं तो कह रहा हूं रट्टा मार के चले जाओ भाई साहब, अबाउट साइड इतना, अबाउट फेस डायगोनल इतना, अबाउट बॉडी डायगोनल इतना। नीट वाले लोगों को रट्टा मारने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मेरे हिसाब से तो आपको तो रट्टा मार लो, पर मान लीजिए आपके भी कंफ्यूज हो जाए तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि भाई साहब जहां पे R सबसे ज्यादा आ रहा है तो वो कौन से पॉइंट्स के बीच में R है जिनकी डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो। ठीक है? और फिर अगर आप बात करेंगे जो सबसे कम है वो सबसे कम वाले में आ जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो एक बार तो आप इस वाले चीज को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको करके दिखाता हूं भाई साहब ऐसा क्यों आता है। ऐसा नहीं है भाई आपको बताया नहीं जाएगा ऐसा क्यों आ रहा है, अपने R इक्विवेलेंट निकालेंगे बताया जाएगा, पर यार ये सवाल कई बार आ जाता है ना तो करना दिक्कत हो जाता है, क्योंकि थोड़े से टाइम में इतने सारे सवाल करने होते हैं, तो आपको इसका रिजल्ट याद रख लेना चाहिए। आप इसको छापिए, फिर अपने इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, इसकी वैल्यूज निकालते हैं। अभी हमने इसके बारे में चर्चा की, तो अभी हम इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं भाई जो हमने रिजल्ट याद किए वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। हमने जो एक्चुअली सीख रखा है लाइन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वो एक्चुअली जुगाड़ है ना, ऐसा नहीं है कि अगर आप CBSE में सवाल आता है आप बोलेंगे सर यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो आपको नंबर नहीं देगा। ये बात ध्यान रखिएगा, CBSE आपको ना ही तो नंबर देगा इसके, किसके, लाइन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के, ना ही आपको नोडल मेथड के नंबर देगा, क्योंकि कई बार जैसे किसी मास्टर को समझ में आ गया वो कंसेप्ट, हाँ भी ऐसे यूज कर सकते ठीक है, पर किसी को नहीं चमकेगा तो वो गाटा मार देगा। क्योंकि वो अगर मान लीजिए कोई ऐसा मास्टर हो जिसको सिर्फ NCERT का ही ज्ञान है, तो NCERT की मेथड नहीं है, ये बनाए हुए हैं, इन मेथड को डेवलप किया गया कंसेप्ट से वो सीख के, ऐसा नहीं है वैसे बिना कंसेप्ट के मेथड है, सारे कंसेप्ट के मेथड है, पर कंसेप्ट को सीख के उनको डेवलप किया गया ताकि प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ी सी आसान हो जाए। तो जब भी अगर आप CBSE में कुछ लिखे ना बच्चों, तो सवाल सोल्विंग करते वक्त नोडल मत लगाना, क्या लगाना, लूप मेथड लगा देना। आप रिजल्ट नोडल से निकाल लेना, लूप से इक्वेशन लिख देना, फिर लास्ट में लिख देना आफ्टर सोल्विंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट दिस दिस दिस। क्लियर है ये बात? ठीक। सिमिलरली आपको लाइन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं लगाना है, आपको मतलब करंट डिवाइड करके करना है। मैं आपको करंट डिवाइड करके दिखाता हूँ एक सवाल, चाहे तो आप इस सवाल लाइन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री से कर सकते हैं, पर थोड़ा सा टफ हो जाएगा। करंट डिवाइड करेंगे तो ये स्पेसिफिक ईयर प्रॉब्लम थोड़ा आसान हो जाएगा। आइए बच्चों को थोड़ा करके देखते हैं। सबसे पहले मैं निकालता हूँ 16 के अबाउट, 16 के अबाउट ये वाला करते हैं अपने 16 के अबाउट अगर आप करने जाएंगे तो ऐसे आपने क्यूब बना दिया। पहले किससे करके दिखा, पहले आप मैं बताया तो लाइन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री से कैसे करेंगे। आप क्या कीजिए, इसको कंप्रेस कर दीजिए, बिकॉज लाइन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री सब किसके लिए लगता है बच्चों आपके पास, दैट इज ओनली वैलिड फॉर
प्लेनर बॉडी। तो आप प्लेनर बॉडी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कंप्रेस करना पड़ेगा। ऐसे कंप्रेस कर दो इसको, ऐसे कंप्रेस कर दिया, ऐसे कंप्रेस कर दिया आपने, ठीक है। अभी दिखाई दे रहा है आपको, इस तरीके से अपने इसको कंप्रेस कर दिया। अब कौन कौन से पॉइंट्स के बीच में निकालना है, इस वाले पॉइंट के बीच में, 1 के बीच में, और ये 6 वाला पॉइंट कंप्रेस होकर यहाँ पे आ गया बच्चों, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में निकालना है। तो आप अगर चाहें तो आप इसको लाइन ऑफ सिमेट्री बोल दीजिए ऐसे, दिस विल बिकम, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है क्या, नहीं ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, दिस इज नॉट लाइन ऑफ सिमेट्री। क्यों लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं, लाइन ऑफ सिमेट्री होने के लिए आउटपुट पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए था, ऐसे बनाना पड़ेगा आपको। और ये क्या बन गया बच्चों, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर, एक्सिस सिमेट्री बन गया। तो ये वाला पॉइंट और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम, इस वाले पॉइंट का, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम, मतलब आप इसको फोल्ड कर दीजिए। आप फोल्ड कर सकते हैं, फोल्डिंग करना सीखा हमने। आप इसको इसके ऊपर रख दीजिए, इसको इसके ऊपर रख दीजिए, आप प्रोसेस करिए। थोड़ा सा टफ हो जाएगा इससे, मतलब इस वाले मेथड से। ये ऐसे कर सकते हैं आप, इसको करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। मैं आपको करंट डिवाइड करके दिखाता हूं, उससे ये वाला स्पेसिफिक प्रॉब्लम इजी हो जाएगा। और सीबीएसई में कभी आए तो बच्चों करंट डिवाइड करके ही करना है। ऐसे आपने किया, ऐसे बना दिया, ठीक है। हर एक साइड की रेजिस्टेंस कितनी है आपके पास, R है। अब सुनिए, यहां पे इस वाले पॉइंट का नाम कुछ हो गया 1, इस वाले पॉइंट का नाम कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया। अब मैंने क्या किया, मैं यहां से कुछ आई करंट लेके आया। मान लीजिए यहां से कुछ आई करंट आ रहा है, इसको बैटरी जोड़ देता हूं, ऐसे करके बैटरी जोड़ दिया। आपने बैटरी जोड़ दिया, इसको बैटरी जोड़ दिया तो भाई साहब बैटरी से कुछ करंट नहीं कर रहा होगा, मान लो आई करंट नहीं कर रहा है, यहां से आई नहीं कर रहा है, तो ये रेजिस्टेंस बनाऊं क्या मैं, आप कंफ्यूज तो नहीं है ना, ये रेजिस्टेंस है हर एक। क्लियर, ऐसे सेटअप है आपके पास, ये रेजिस्टेंस है सारी। अब यहां से मान लीजिए जैसे करंट आ रहा है, अब करंट आ रहा है तो क्या होगा, देखिए इस करंट के पास यहां से दिखाई देगा 3 रास्ते, एक रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, सही है। ये इसको 3 रास्ते दिखाई दिए, 1 2 3, और तीनों ही रास्ते सिमेट्रिक हैं। कैसे सिमेट्रिक है, देखिए इससे भी 1 2 और 3 जाने पे आउटपुट, पहले एक रेजिस्टेंस क्रॉस किया, दूसरा किया, तीसरा किया, आउटपुट। यहां पे भी देखें तो 1 2 और 3, 3 रेजिस्टेंस के बाद में आउटपुट। सिमिलरली यहां से अगर तू देखे तो 1 2 3, इसके भी 3 के बाद में आउटपुट। तो सिमेट्रिक है तीनों। अब देखिए पूरा इनपुट और आउटपुट पॉइंट भी आपका सिमेट्रिक है, सब चीज सिमेट्रिक है। अगर सब चीज सिमेट्रिक है तो करंट भी बराबर जाएगा। इसमें कितना जाएगा बच्चों, I/3, इसमें भी कितना जाएगा, I/3, और इसमें भी कितना जाएगा, I/3। इसमें कोई दुख नहीं, कोई दुख दर्द नहीं इसके अंदर, तो सब में बराबर बराबर करंट गया। अच्छा, अब यहां पे अगर I/3 गया, यहां पे I/3 गया, तो यहां पे देखिए ये दोनों रास्ते सिमेट्रिक हैं, क्योंकि इस पॉइंट के कोरस्पोंडिंग आउटपुट, और देखिए आप इस वाली ब्रांच के कोरस्पोंडिंग आउटपुट और यहां पे आउटपुट दोनों सिमेट्रिक है। तो अब आप क्या करेंगे, यहां पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर, तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, I/3 को 2 में डिवाइड कर दिया, बिकॉज यहां से कितना आया था I/3, तो यहां पे कितना बन गया, I/6। अरे सही है ये बात, ठीक। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो आप यहां पे करंट वापस आई जाएगा। तो अगर जैसा ही जाते वक्त करंट डिवाइड हुआ था, आते वक्त भी वैसा ही डिवाइड होगा। तो यहां से भी कितना I/3, यहां से भी कितना I/3, यहां से भी कितना I/3। सोच के देखिए, जब इससे करंट देने की बारी आई थी तो इसको I/3, इसको I/3, I/3 तो लेगा, तब भी तो वैसे ही देगा, इसके तीनों से बराबर बराबर लेगा। तो इससे I/3, इससे I/3, इससे I/3। सर वो कैसे आ रहा है, पूरा डिवाइड करेंगे। देखिए यहां से I आया, यहां पे I/3, यहां पे I/3, यहां पे I/3। अब देखिए यहां पे ये वाला जो I/3 था ये 2 में डिवाइड होगा, इसमें I/6, इसमें I/6, यहां से I/6 आ रहा है, I/6 आ रहा है, यहां पे I/3 आ रहा है। क्लियर है, आप खुद अपनी कॉपी में बना के देखिएगा, आप करंट को इजीली डिवाइड कर पाएंगे। अब आप देखिए, अब आप चलना शुरू कीजिए, इस वाले पॉइंट चलना शुरू कीजिए, यहां से इस वाले पॉइंट का नाम 1 मान लिया, तो V1 बोल दिया इस पॉइंट का पोटेंशियल। यहां से यहां पे गया, मैं इस वाले पॉइंट से चल के यहां पे पहुंच रहा हूं, इस वाले पॉइंट से चल के बच्चों यहां पे पहुंच रहा हूं। तो मैंने बोला VA माइनस I/3R, इस वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस चला, रेजिस्टेंस R है और करंट कितना गया, I/3, करंट की डायरेक्शन जा रहा हूं, इस वजह से ऐसा ड्रॉप लिखा। यहां पे चलता हूं बच्चों, इस वाले में कितना आएगा आपके पास, माइनस I/6R। क्लियर, इसमें बच्चों अगर आप जाएंगे तो कितना आएगा, माइनस I/3R इज इक्वल टू कहां पहुंच गया, V6 पे पहुंच गया। अरे सही है। और आप जानते हैं कि अगर इसकी कुछ वोल्टेज में मान लू E, तो इसकी जो EMF है वो कुछ E मान लो, तो आप क्या बोलेंगे, V1 और V6, V1 माइनस V6 कितना आएगा आपके पास, E आएगा।
सही है ना, बिकॉज ये वाला 0 तो ये वाला कितना E मतलब 1 बड़ा है, तो V1 माइनस V6 कितना आएगा आपके पास, E आएगा। अब आप यहां से चेक कीजिए, V1 माइनस V6 ये कितना आया, I/3R प्लस I/3R प्लस I/6R। क्लियर, यहां से अगर आप V1 माइनस V6 देखें तो ये बन गया कुछ E, और यहां पे ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, I/3R प्लस I/3R प्लस I/6R। अब यार सोच के देखो, अब हम क्या करते हैं, हमें इसका R इक्विवेलेंट निकालना था, तो अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं भाई साहब इस सेटअप का कुछ रेजिस्टेंस था दैट इज R इक्विवेलेंट, तो उससे भी I करंट ही जाएगा। हम ये सब कर क्यों रहे हैं, मेरे दिमाग में प्लान था कि मैं नेट करंट को है ना, मैं नेट करंट को V की टर्म में लिख लूंगा, जैसे यहाँ पे करंट का ऐसा इक्वेशन आ गया तो करंट की वैल्यू समझ में आ गई, ऐसा कुछ EMF बन गया आपके पास। अब देखिए यार, इसके लिए अगर मैं लिखूंगा, यहाँ पे भी E है तो E किसके बराबर आ रहा है, यहाँ पे I मल्टीप्लाई R इक्विवेलेंट, क्योंकि अगर इसका कुछ इक्विवेलेंट सेटअप होगा तो उसमें करंट सेम का सेम जाना चाहिए, सेम करंट भेज दिया इसमें। अब आप यहां से इस E को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं I मल्टीप्लाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I/3R प्लस I/3R प्लस I/6R। I साफ हो गया भाई साहब, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई, कितना है 6 एलसीएम ले लीजिए आप, तो यहाँ पे 2 और 2 5, दिस इज 5 R/6, R इक्विवेलेंट 5 R/6। कैसे कैसे एक वापस समझ लेते हैं, थोड़ा सा आपके लिए नया है ये। देखिए इस वाले सेटअप में क्या किया, सबसे पहले हमने इस सेटअप को बैटरी से जोड़ा, मैंने बैटरी से जोड़ दिया। अब मैंने करंट निकाला बैटरी से, कुछ आई, उस करंट को डिवाइड कर दिया अपने हिसाब से, जैसा हो रहा था। सिमेट्रिक था तो पहले आई था, तीनों में गया I/3 I/3 I/3। अब यहाँ पे I/3 गया, इसको आगे दो रास्ते मिले, दोनों रास्तों सिमेट्रिक, तो यहाँ पे I/6 और यहाँ पे I/6। मेरी बात समझ में आ गई। फिर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से I/6 आ रहा है, तो फिर मैंने ऐसे सोचा कि यार अगर यहाँ पे दिया हर एक को I/3 था तो लेगा भी तो I/3 तो इनसे लिया भी कितना, इतना इतना, तो यहाँ पे नेट कितना चला गया, वापस I चला गया। अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट से चल के इस वाले पॉइंट में चला और पोटेंशियल ड्रॉप लिखा, तो V1 माइनस I/3R माइनस I/6R माइनस I/3R इज इक्वल टू V6, तो यहाँ से है V1 माइनस V6 इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, R इक्विवेलेंट आ गया 5R/6। क्लियर है ये बात। तो आप इसको बोलते हैं करंट डिवाइड करना, और ये सबसे बेसिक मेथड में था। अगर आप बात करें लाइन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसमें भी हम इसी का यूज करते थे। एक्चुअली इसी बात को हमने मैनिपुलेट करके हमने अच्छा समझ रखा है, इस वजह से हमने वो सब बना दिया। बेसिक रीजन करंट डिवाइड करना ही है, पर बच्चे क्या होते हैं, कई बार उनको चमकता नहीं है वैसा करंट कैसे कैसे डिवाइड होगा, इस वजह से वो उसको फंस जाते हैं, तो इस वजह से हमने वो जुगाड़ बना रखे हैं। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों, कर पाएंगे आप, ठीक है, आप इसको छाप लीजिए। बाकी के दोनों सवाल आप चाहें तो पहले आप इससे ट्राई कर लीजिएगा, आप पहले ये जो बचे हुए दोनों सवाल हैं पहले आप इसे ट्राई कर लीजिएगा, फिर आप करंट डिवाइड करके इसको देख सकते हैं। अगर आपको करंट डिवाइड करके नहीं समझ में आए या फिर कुछ दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर बता सकते हैं, अपने उस पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आप छाप लीजिए।